ठीक है ना। जब हमने क्या पढ़ा है अभी तक अम्ल के बारे में, अम्ल किसे कहते हैं भाई, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले 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 तंत्र को लाल करते हैं। अम्ल के गुणधर्म पढ़ ले, अम्ल की धातु से भी पढ़ ली, धातु कार्बोनेट से पढ़ ली, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से पढ़ ली, धातु ऑक्साइड से पढ़ ली नहीं हमने यहाँ पर तो। उसको हमने पढ़े सार के पढ़ ले, सेम टू सेम ऐसे गुण। सार क्या करता है, सिर्फ धातु से अभिक्रिया करता है, किससे अभिक्रिया करता है, धातु। सभी सार नहीं करते हैं, सिर्फ परबल सार कौन सा करता है, परबल सार ही क्या करता है, धातु से अभिक्रिया करता है। और कौन सी धातु से करता है, सभी धातुओं से भी नहीं करता है, सक्रिय धातुओं से। सक्रिय धातु का मतलब है जो सक्रियता श्रेणी में आते हैं। सक्रियता श्रेणी में कुल कितने तत्व आते हैं, 13 तत्व आते हैं। 13 में से एक तो क्या होता है हाइड्रोजन, मतलब वो तो क्या है, गैस है। और अभिक्रिया किससे करेगा, ये धातु से। सभी सार भी धातु से अभिक्रिया नहीं करते हैं, सिर्फ कौन से सार अभिक्रिया करते हैं, परबल सार। और कौन सी धातुओं से करते हैं, सक्रिय धातुओं से। सक्रिय धातुओं का मतलब है सक्रियता श्रेणी में आने वाले धातु तत्व। क्लियर है नहीं यहाँ तक। अब देखो धातु सॉरी सार क्या करता है, धातु कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट और धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया नहीं करता है। क्यों नहीं करता है बताओ। हम क्या बोल रहे हैं कि सार धातु कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट और धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया नहीं करता। सार इन तीनों से अभिक्रिया नहीं करता, बताओ कारण क्या है इसका। क्योंकि वो क्या होते हैं तीनों सारे धातु कार्बोनेट भी सारे प्रकृति का होता है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट भी सारे प्रकृति का होता है, और धातु ऑक्साइड भी क्या होता है, सारे प्रकृति का होता है। पर सार एक चीज से और अभिक्रिया करता है, अधातु ऑक्साइड से। किससे अभिक्रिया करता है, अधातु ऑक्साइड से। अधातु ऑक्साइड कौन से प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। देखो जितने भी धातु ऑक्साइड हैं कौन से प्रकृति के होते हैं, वह धातु ऑक्साइड सारे प्रकृति के। धातु ऑक्साइड कौन से प्रकृति होते हैं, सारे प्रकृति के। और अधातु ऑक्साइड कौन से प्रकृति होते हैं, अम्लीय प्रकृति के। तो अम्ल तो किससे भी क्या करेंगे, धातु ऑक्साइड से। असार किससे भी क्या करेंगे, अधातु ऑक्साइड से। आगे बात समझ। ये बोले कि कोई धातु ऑक्साइड अम्ल से भी क्रिया करेगा या नहीं करेगा, धातु ऑक्साइड करेगा। देखो धातु ऑक्साइड कौन से प्रकृति होते हैं, क्योंकि सारे प्रकृति के। या ऐसे पूछ ले कि धातु ऑक्साइड अम्ल से भी करता है, क्यों, क्योंकि वो क्या होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। उल्टा सुल्टा कर सकते हैं ना, अम्ल सार से भी क्रिया कर सकता है। और जब भी किसी अम्ल की अभिक्रिया किसी सार से कराई जाती है तो एक कंपाउंड बनता है, एक यौगिक बनता है, वही क्या कहलाता है, लवण। क्या कहलाता है, लवण। जब भी किसी अम्ल की अभिक्रिया किसी सार से कराई जाती है। दोबारा देखो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, धातु ऑक्साइड, धातु कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट और धातु ऑक्साइड, तीनों कौन सी प्रकृति के, ये सारे प्रकृति के। इनसे अम्ल भी क्या करता है, कहने का मतलब अम्ल किससे भी क्या कर रहा है, सार से। इन तीनों की अभिक्रियाओं में हमने ये पढ़ा ना कि लवण बनता है, पढ़ रखा है ना। जब अम्ल की अभिक्रिया धातु से कराई जाती है, तो अम्ल की अभिक्रिया किससे कराई जाती है, धातु से, तब भी क्या बनता है, लवण। जब अम्ल की अभिक्रिया किससे कराई जाती है, धातु कार्बोनेट से, तब भी क्या बनता है, लवण। अम्ल की अभिक्रिया किससे कराई जाती है, धातु कार्बोनेट सॉरी धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, तब भी क्या बनता है, लवण। और अम्ल की अभिक्रिया किससे कराई जाती है, धातु ऑक्साइड, तब भी क्या बनता है, लवण। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, धातु कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट और धातु ऑक्साइड, ये तीनों कौन से प्रकृति के होते हैं, सारे प्रकृति के होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, हम डायरेक्ट अम्ल की अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, सार से। किससे करा रहे हैं, सार से। तो लवण का निर्माण कब होता है, जब भी किसी अम्ल की अभिक्रिया सार से कराई जाती है तो किसका निर्माण होता है, लवण का निर्माण होता है। तो एक अम्ल हो एक सार हो, अगर दोनों के बीच हम अभिक्रिया करा रहे हैं तो क्या बनेगा, हमारा जो उत्पाद में क्या प्राप्त होगा, लवण। क्या प्राप्त होगा, लवण। तो लवणी से कहते हैं, लवण किसे कहते हैं, जब किसी अम्ल की अभिक्रिया सार से कराई जाती है। जब किसी अम्ल की अभिक्रिया सार से कराई जाती है तो लवण बनता है। क्या बनता है, लवण बनता है। हमने देख भी रखा है, हमने देखो जितने भी अम्ल है ना, हमने अम्ल की अभिक्रिया किससे कराई, धातु से कराई, धातु कार्बोनेट से कराई, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराई, धातु ऑक्साइड से कराई। मैं क्या बोल रहा हूँ, धातु कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु ऑक्साइड, तीनों ही कौन से प्रकृति के होते हैं, सारे प्रकृति के। इनके अभिक्रिया हमने किससे कराई, अम्ल से। तीनों स्थिति में हमें क्या प्राप्त हुआ है, लवण प्राप्त हुआ है ना। क्या प्राप्त हुआ है, लवण। तो देखो ये तीनों ही सार है, एक है अम्ल है। तो देखो किसी भी अम्ल की अभिक्रिया जब सार से कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है हमें, उत्पाद में लवण। क्या प्राप्त होता है, लवण। अब देखो एक हमारे पास ये अम्ल है और एक हमारे पास सार है। अम्ल जैसे मान लो H+ आयन त्यागता है, OH- आयन त्यागता है। जब इन दोनों के बीच आपस में अभिक्रिया होती है, ये अम्ल स्वाद में खट्टा होगा, मान लो सारे स्वाद में क्या होगा, कड़वा होगा। दोनों गुण रहेंगे इनके अलग अलग। ये जल में H+ आयन त्याग गया, ये OH- आयन त्याग गया। जब इन दोनों की अभिक्रिया होगी तो जो नई चीज बन रही है हमारे पास, क्या बन रहा है, वो लवण। ये हमारा अम्ल, ये हमारा सार, दोनों के बीच क्या हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया। और एक नई चीज क्या बन रही है हमारे पास, लवण। अम्ल क्या होते हैं, धना H+ आयन त्यागते हैं,
अरे क्या त्यागते हैं सार, OH माइनस आयन, लवण बन रहा है। अब देखो एक ये मान लो, सपोज करो तुम, तो ये खट्टा है ये मीठा है, दोनों को आपस में मिलाएंगे तो जो नई चीज बनेगी ना, वो ना तो खट्टी होगी ना ही वो मीठी होगी, नहीं होगी ना, ना तो खट्टी होगी ना ही क्या हो, देखो इसका खट्टापन इसके मीठेपन को खत्म कर देगा ना, इसका मीठा में खट्टेपन को खत्म कर देगा, तो दोनों आपस में एक दूसरे का प्रभाव क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो लवण होता है ना तो वो अम्ल होता है ना वो क्षार होता है, लवण जो होता है ना तो अम्लीय होता है ना वो क्षार होता है, और जो पदार्थ अम्लीय भी नहीं है और जो पदार्थ क्षारीय भी नहीं है वो पदार्थ होता है उदासीन। क्या होता है, उदासीन। मान लो कोई पदार्थ ना तो अम्लीय है ना ही वो क्षार है, ना तो खट्टा है ना कड़वा, ऐसा मान लो तुम, तो ना तो कोई पदार्थ अम्लीय है ना, जैसे मान लो ये पदार्थ है ये अम्लीय भी नहीं है ये क्षारीय भी नहीं है, मान लो ये H+ आयन भी नहीं त्याग रहा है, ये OH- आयन भी नहीं त्याग रहा है, तो ये अम्ल भी नहीं क्षार भी नहीं है ना, तो अब ये पदार्थ कौन सा है, लवण। और ये कौन सी प्रकृति का होता है, उदासीन प्रकृति। कौन सी प्रकृति का होता है, उदासीन प्रकृति का। अगर कोई पदार्थ जलीय विलयन में H+ आयन भी नहीं त्याग रहा है, OH- आयन भी नहीं त्याग रहा है, ना तो अम्ल है ना ही वो क्षार है, फिर वो क्या है, लवण। और लवण कौन सी प्रकृति के होते हैं, उदासीन। कौन सी प्रकृति होते हैं, उदासीन। आगे बात समझ, लवण किसे कहते हैं, जब भी किसी अमल की अभिक्रिया क्षार से कराई जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है, लवण। अब देखो ये अमल और ये क्षार दोनों की अभिक्रिया करा रहे हैं तो क्या बनेगा हमारे पास नया चीज, लवण। ये अमल ये क्षार दोनों की क्या हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया, क्या बनेगा हमारे पास है, लवण। अब ये लवण है ना, ना तो ये अम्ल है ना ये क्षार है, ये कौन सी प्रकृति का है, उदासीन प्रकृति है। कौन सी प्रकृति का है, उदासीन प्रकृति। दोबारा देखो यहाँ पर, ये कोई पदार्थ अम्ल है, अम्लीय प्रकृति का पदार्थ है, ये दूसरा पदार्थ क्या है, सारे प्रकृति। कौन सी प्रकृति का है, सारे प्रकृति का। दोनों के बीच क्या हो रही है, अभिक्रिया। दोनों के बीच क्या हो रही है, अभिक्रिया। नई चीज क्या बनेगी हमारे यहाँ पर, लवण। क्या बनेंगे हमारे यहाँ पर, लवण। अब ये तो ये देखो, ये जो पदार्थ था ये कौन सी प्रकृति का था हमारे पास, अम्लीय प्रकृति का। ये कौन सी प्रकृति का था हमारे पास, ये क्षारीय प्रकृति का। तो जो पदार्थ बन रहा है वो ऐसा नहीं कि अम्लीय क्षार दोनों का मिक्स होगा, वो उसकी कोई प्रकृति ना तो वो अम्लीय ना ही क्या है वो क्षार है। अब जो पदार्थ अम्लीय भी नहीं होता है और जो पदार्थ क्षार ये भी नहीं होता है, तो उस पदार्थ प्रकृति को हम क्या बोलते हैं, उदासीन। क्या बोलते हैं, उदासीन। क्या बोलते हैं उसको, उदासीन। न्यूट्रल बोलते हैं ना, जिसपे कोई चार्ज नहीं होता है, ना तो कर्जे में है ना उसके पास पैसा है, बिल्कुल न्यूट्रल है, बराबर है, जीरो। उसको क्या बोलते हैं, उदासीन। क्या बोलते हैं उसको, उदासीन। जब किसी अमल की अभिक्रिया किसी क्षार से कराई जाती है तो अभिक्रिया में परिणाम स्वरूप जो नई चीज बनती है उसे हम क्या कहते हैं, लवण। जब भी किसी अमल की अभिक्रिया किससे कराई जाती है, क्षार से। जब भी किसी अमल की अभिक्रिया क्षार से कराई जाती है, उत्पाद अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप हमें जो उत्पाद प्राप्त होता है वो क्या होता है, हमारा लवण। और लवण कौन सी प्रकृति का होता है, वो अम्लीय प्रकृति का भी नहीं होता है, सारे प्रकृति के अंदर कौन सी प्रकृति का होता है, वो उदासीन प्रकृति का होता है। तो देखो जो नया उत्पाद बन रहा है ये उदासीन प्रकृति का है, तो इस अभिक्रिया को नाम दिया गया इस आधार पर उदासीनीकरण अभिक्रिया। का नाम दिया गया इस पूरी अभिक्रिया को, उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब भी किसी अमल की अभिक्रिया किसी क्षार से कराई जाती है तो अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप हमें लवण प्राप्त होता है, और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अमल होगा, ये क्या है, अमल, ये क्या है हमारा क्षार। दोनों जब आपस में मिलेंगे ना तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे। अब प्रभाव क्या होता है, मान लो ये H+ आयन त्यागता है, ये OH- आयन त्यागता है, ये खट्टा है ये कड़वा है, जब दोनों आपस में मिलेंगे तो नई चीज बनेगी, ना तो खट्टी होगी ना वो कड़ी होगी, उसका कोई टेस्ट नहीं होगा। ना तो खट्टी होगी ना वो कड़ी होगी, उसका कोई टेस्ट नहीं होगा, उदासीन हो गया। अब देख इसने तो क्या करा, इसका खट्टापन खत्म कर दिया और इसने क्या करा, इसका कड़वापन है खत्म कर, तो दोनों एक दूसरे का प्रभाव क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। आगे बात समझ, दोनों एक दूसरे का प्रभाव क्या कर रहे हैं, नष्ट कर देते हैं, ऐसा बोल रहे हैं वहां पर। ठीक है, तो देखो अब जब दोनों एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर रहे हैं तो ना तो वो अम्ल है ना क्या वो क्षार है, फिर ऐसे पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, उदासीन। क्या बोलते हैं, उदासीन। और उदासीन देखो, जब उदासीन लवण की प्रकृति क्या होती है हमारी, उदासीन। अब लवण की प्रकृति उदासीन होने के कारण ही पूरी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो पहले टॉपिक ये पढ़ेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये सिर्फ टॉपिक के बारे में बताया भाई, टॉपिक उदासीनीकरण कहाँ से आया है, दोबारा पढ़ाऊंगा पूरा, ध्यान से देखना। तो टॉपिक है हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया पता ही नहीं कहाँ से है उदासीनीकरण। देखो जब किसी अमल की अभिक्रिया, जब किसी अमल की अभिक्रिया किसी क्षार से कराई जाती है तो लवण और जल प्राप्त
होता है। क्या प्राप्त होता है? लवण और जल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में अम्ल सार के अम्ल और सार दोनों एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, इसलिए जो हमारा लवण होता है वो उदासीन प्रकृति का होता है। इस कारण इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। दोबारा देखो, हमने एक अम्ल लिया, हमने एक क्या लिया? सार, और दोनों के बीच रासायनिक अभिक्रिया हुई, नई चीज हमारी क्या बन गई? बोतल। ये बन गई नई चीज हमारा, ये बन गया लवण। अब ना तो ये अम्ल है ना ये क्या है? सार है। ये कौन सी प्रकृति है? जब अगर कोई पदार्थ अम्लीय भी नहीं है और कोई पदार्थ सार भी नहीं है तो पदार्थ होता है उदासीन। कौन सा होता है वह? उदासीन। तो जो हमारा लवण बन रहा है ये कौन सी प्रकृति का है? उदासीन प्रकृति का है। तो देखो, रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप हमें एक उदासीन पदार्थ प्राप्त हो रहा है, तो इस पूरी अभिक्रिया का नाम दे दिया गया है फिर उदासीनीकरण अभिक्रिया। आगे बात समझ। जब भी किसी अम्ल की अभिक्रिया किसी सार से कराई जाती है तो हमें अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप हमें लवण और क्या प्राप्त होता है? जल प्राप्त होता है। उपरोक्त अभिक्रिया में अम्ल और सार दोनों एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, इसलिए हमें जो लवण प्राप्त होता है कौन से प्रकृति का प्राप्त होता है? उदासीन प्रकृति का प्राप्त होता है। इसलिए इस रासायनिक अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। क्लियर है? इसलिए लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ से लिख लो। जब अम्ल की अभिक्रिया सार से कराई जाती है, कराई जाती हैं, तो यहाँ बताऊं वास्तव में प्रबल अम्ल ही सार से अभिक्रिया करता है। यहाँ पर दुर्बल अम्ल कभी यूं बोले कि दुर्बल अम्ल दुर्बल सार से अभिक्रिया नहीं करेगा, प्रबल अम्ल प्रबल सार से अभिक्रिया करता है। अभी बताऊंगा इसका कारण। जब किसी अम्ल की अभिक्रिया सार से कराई जाती है तो लवण व जल प्राप्त होता है। अभी रुक जाओ, अम्ल की अभिक्रिया सार से करा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना? अब देखो, करा भी लेते हैं, उदाहरण उदाहरण ले लेते हैं यहाँ पर। हम जैसे मान लो अम्ल ले ले, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या ले लेते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की प्रबल अम्ल है एक प्रकार से, ठीक है, HCl ले ले हमने यहाँ। अब हम ले ले सार NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये प्रबल सार है नहीं? ठीक है। दोनों के बीच क्या हो रही? रासायनिक अभिक्रिया। अब जैसे डाइल्यूट होगा ये, घुलेगा इसे, इसका भी आयन अलग हो जाएगा, इसके भी अलग हो जाएंगे ना। अभिक्रिया में ऐसा होता है ना, दोनों अभिकारकों में से घोल लेते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा हमारा H+ और Cl-। फिर क्या हो जाएगा हमारा Na+ और OH-। बताओ कौन किसके साथ जाएगा? ये सी माइनस वाला इधर प्लस वाले के साथ आएगा ना, और ये किसके पास जाएगा? इसके पास जाएगा। तो बताओ क्या बन गया? NaCl और H2O बनेगा ना। आई नहीं है बात समझ में? हम अभिकारकों को ऐसे करवाते हैं ना अभिक्रिया, ऐसे करवाते नहीं, ये बात तो पहले बता रखी है, मैं दोबारा देख लो यहाँ पर। जब भी हम अभिक्रिया कराते हैं तो उनको आयनों के रूप में लेते हैं अलग अलग करके, ठीक है? तो हमने क्या ले लिया इसको, यहाँ पर देखो, ये पहला मान लो HCl है हमारा, तो ये हो गया हमारा H+ और हमारा क्या हो गया? Cl-। ठीक है, इसको क्या बनेगा? NaOH-। ये क्या बन गया? Na+ और OH-। अब देखो, प्लस तो किसके पास जाएगा? माइनस के पास, क्योंकि विपरीत आवेश एक दूसरे के पास जाते हैं ना, ठीक है? और माइनस किसके पास जाएगा? प्लस के पास। तो इधर तो क्या बन जाएगा? NaCl, इधर क्या बन जाएगा? H2। भाई एक H कितने होंगे? 2H, तो H2O क्या बन जाएगा? H2। इधर क्या बनेगा? NaCl H2O। तो NaCl हमारा देखो, ना तो इसमें H है ना OH है, तो ये क्या है हमारा? लवण। क्या है हमारा? ये लवण। और क्या बनेगा हमारा? जल। ये बनेगा ना यहाँ पर। चाहो तो इस डब्बे में इसको बता लेना, यहाँ पर ऐसे कर लेना, इस जगह पर इसके नीचे क्या लिखना? H+ और Cl-। इधर क्या आएगा हमारा? Na+ और OH-। ये गया इसके पास और ये गया इसके पास, सेम है ना? अब देखो, हमारा ये क्या है? अम्ल। हमारा ये क्या है? अम्ल। ये क्या है हमारा? स्टार। ये भाई हमारा क्या बन गया इधर? लवण। और हमारा क्या बन गया इधर? जल। आगे बात समझ में? या वैसे लिखा हूँ पहले एक बार, पहले अम्ल सार अभिक्रिया करा के लवण, जैसे हर बार लिखा रहा हूँ वैसे लिखाऊंगा पहले एक बार, उसे याद होने में आसान होता है ना, पर चाहो तो भी देख लो। इसको दोबारा और लिख देंगे यहाँ पर। कैसे लिखते हैं हम? देखो यहाँ पर क्या जो अभिक्रिया में लिखा है उसको लिखता हूँ मैं हर बार पहले। हम क्या लिख रहे हैं? जब किसी अम्ल की अभिक्रिया किससे कराई जाती है? क्षार से। तो हमने करा दी है अम्ल की अभिक्रिया, किससे करा रहे हैं अपन? क्षार से। क्या प्राप्त हो रहा है हमें यहाँ पर? लवण और
जल, ये प्राप्त हो रहा है ना। अब अम्ल हम क्या ले लें यहाँ पर, जैसे मान लो ये तो इसका वो डेमो हो गया। अम्ल में हम कौन सा ले लें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। प्रबल अम्ल ही लेंगे, प्रबल सारे लेंगे, पहले बता दो मैं तुम्हें, ठीक है ना। हम ले लिया HCl, अम्ल ही है ना एक ही, या सारा हमारा क्या ले लिया NaOH, प्रबल लेते हैं हम, अभी क्या कराते तब। अब पता ही नहीं क्या बनेगा यहाँ पर, तो क्या बनेगा देखो यहाँ पर, इसको लेंगे अपन H+, तो क्या लेंगे Cl-, इधर क्या लेंगे Na+, क्या लेंगे OH-। तो ये तो जाएगा इसके साथ, और ये जाएगा इसके साथ। अब ये क्यों जाएगा ये बता रखा है ना। तो विपरीत आवेश एक दूसरे के पास जाते हैं, विपरीत आयन एक दूसरे के पास से जाएंगे, प्लस हो जाएगा माइनस के पास, माइनस जाएगा प्लस के पास। इधर क्या बनेगा NaCl, इधर क्या बनेगा H2, क्या बन जाएगा NaCl। मतलब NaCl हमारा क्या है यहाँ पर, लवण, क्या है लवण, और H2 हमारा क्या है जल। आगे बात, अब जो ये अभिक्रिया हो रही है, ये जो अभिक्रिया हो रही है, अब इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। क्यों कहेंगे देखो, देखो उपरोक्त अभिक्रिया में ये जो हमारा अम्ल है, उपरोक्त अभिक्रिया में अम्ल और सार, ये अम्ल और ये क्या है सार, उपरोक्त अभिक्रिया में अम्ल और सार दोनों ही एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। दो व्यक्ति, जैसे मान लो दो नेता है बढ़िया बढ़िया, जैसे इधर मोदी जी आगे, इधर मान लो राहुल गांधी आ जाए, जब दोनों की रैली एक साथ निकालोगे ना, तो एक साथ इतने कि मोदी जी के नारे लगेंगे, राहुल गांधी के भी लगेंगे, तो बराबर आवाज आएगी ना। मान लो एक ही गली में इधर मोदी जी जा रहे हैं, मतलब बड़े बीच में रोड है बड़ा सा, एक ये बड़ा सा रोड है, ये बीच में लगा दे रहे हैं, इधर जा रहे हैं मोदी जी, इधर जा रहे हैं राहुल गांधी, बराबर के नेता होकर दोनों। तो जब आसपास की पब्लिक नारे लगाए, दोनों के लगाएगी ना, दोनों का प्रभाव बराबर रहेगा ना, नष्ट हो जाएगा। यह पब्लिक क्या करेगी, दोनों के नारे नहीं लगाए, क्यों, ताकि किसी को बुरा लग जाए। मालूम में राहुल गांधी के नारे लगाओ, मोदी जी बुरा मान जाए, काटो इसका पत्ता, इसको एंटी नेशनल घोषित करो फटाफट। मोदी जी आज के लिए ही करते हैं, अगर उनको लगे ना कि यार ये अपने लायक काम नहीं कर रहा, देशद्रोही, हटाओ इसको, पार कर दो, ऐसे होता है। तो देखो वहां पर दोनों, जैसे मान लो दो नेता हो सकते हैं, जैसे मान लो ये बीच में रैंप पे, इधर जा रहा है मोदी जी, जा रहा है राहुल गांधी, दोनों जा रहे हैं, पब्लिक किसी के भी नारे नहीं लगाएगी, ये समझदार हो। क्यों, मान लो कल करता कांग्रेस सरकार आएगी, तो फिर मान लो सभी मोदी जी के नारे लगा रहे हैं, तो समझ जाएगा ये सब मोदी जी के भगत हैं, इनका कोई काम नहीं करना, अगर अपनी सरकार आ भी गई तो नहीं लगाएगी नारे। अगर मान लो मोदी इधर लगा, राहुल गांधी के लगा रहे, तो मोदी जी क्या समझता, मैं तो प्रधानमंत्री हूँ, इस मेरे नारे नहीं लगा रहे, चालो के सबके खाते में बैलेंस कर दो माइनस। वो कुछ भी करवा सकते हैं, पेट्रोल का दाम बढ़ा दो सीधा 200 कर दो, अपना हम नारे लगाना मत कर देंगे। तो देखो जब एक अमल होता है और एक सार होता है, तो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को, मतलब एक दूसरे गुणों को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो जो देखो अब जो नई चीज बनी है, ना तो ये अम्लीय है, ना ही क्या है सार है, ना तो ये NaCl है ना तो ये इसके पदे जो NaCl मान लो ये नमक है, हमारा क्या है NaCl क्या है हमारा नमक है। अब ना तो ये अम्लीय प्रकृति का है, ना ये कौन सी प्रकृति का है, सारे प्रकृति। क्यों नहीं है, क्योंकि जब इन दोनों की अभिक्रिया हुई थी, तो इन दोनों ने इसका, तो इसने देखो इस अम्ल ने तो इस सार का गुण नष्ट कर दिया, इस सार ने क्या कर दिया, इस अम्ल का गुण नष्ट कर दिया। दोनों ने एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर दिया है, नष्ट कर दिया है। तो इसका मतलब ये पदार्थ ना तो अम्ल है, ना ये पदार्थ क्या है सार है। ये पदार्थ भी सेम है, ना तो ये अम्ल है, ना ये सार। जो हमारा पानी होता है ना तो वो अम्लीय होता है, ना वो क्या होता है सार है। हमारा जो पानी होता है वो भी कौन सी प्रकृति का होता है, उदासीन प्रकृति का होता है। आगे बात समझ। अब ऐसा क्यों हुआ भाई, ये उदासीन क्यों, ये भी उदासीन क्यों है, क्योंकि जब किसी अम्ल की अभिक्रिया किसी सार से कराई जाती है, अम्ल और सार तो दोनों ही एक दूसरे के प्रभाव क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। आगे दोनों एक दूसरे प्रभाव क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। जब दोनों एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे, तो जो नई चीज बनेगी ना तो अम्लीय बनेगी, ना ही को क्या बनेगी सार है। अब कोई पदार्थ अम्लीय भी नहीं है और सार ये भी नहीं है, तो ऐसे पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, उस प्रकृति को हम क्या बोलते हैं, उदासीन। क्या बोलते हैं, उदासीन। तो यहाँ कह लेंगे उपरोक्त अभिक्रिया में, उपरोक्त अभिक्रिया में अम्ल और सार दोनों एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, इसलिए अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप प्राप्त पदार्थ मतलब लवण क्या होता है, उदासीन प्रकृति का होता है। इस कारण इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। आगे बात, कहने का मतलब किसको कहते हैं, अम्ल और सार की रासायनिक अभिक्रिया क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। किसको कहते हैं, अम्ल और सार की रासायनिक अभिक्रिया को। यहाँ किसकी अभिक्रिया हो रही है, अम्ल और सार की। तो अम्ल और सार की जो अभिक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। किसको कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, अम्ल और सार की रासायनिक अभिक्रिया को। किसे कहते हैं, अम्ल और सार की रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि अम्ल और सार की जो अभिक्रिया कराई जाती है उसमें जो उत्पाद बनता है कौन सी प्रकृति का होता है, उदासीन प्रकृति का होता है, इसलिए कहते हैं। मैं बोल लूं कि अम्ल और सार की रासायनिक अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं,
क्यों कहते हैं? क्योंकि जब किसी अमल की अभिक्रिया किसी सार से कराई जाती है तो जो उत्पाद बनता है वो कौन सी प्रकृति का होता है? उदासीन प्रकृति का होता है। इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आगे बात में पूछूंगा मैं इसे सवाल भी, भाई क्यों कहते हैं? तुम बोलोगे अम्ल और सार की रासायनिक अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब अम्ल और सार की रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। आगे बात समझ? ठीक, उतार लो यहाँ तक। चलो लिख देते हैं यहाँ पर, तो इसके आगे लिख देते हैं उपरोक्त। उपरोक्त मतलब जो अभिक्रिया हमने करा रखी Na से, उपरोक्त अभिक्रिया में, अभिक्रिया में अम्ल एवं सार, सार दोनों एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। उपरोक्त अभिक्रिया में अम्ल एवं सार दोनों एक दूसरे के प्रभाव क्या करते हैं? नष्ट कर देते हैं। इसलिए उत्पन्न उत्पाद, इसलिए उत्पन्न उत्पाद, बनने वाला उत्पाद उदासीन कौन सा होता है? उदासीन प्रकृति का होता है, होता है। इस कारण ही इस अभिक्रिया को, इस अभिक्रिया का मतलब क्या है यहाँ पर? अम्ल और सार की अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का मतलब क्या है यहाँ पर? अम्ल और सार की अभिक्रिया। इस कारण ही इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण करण अभिक्रिया कहते हैं। आगे बात समझ में? इस अभिक्रिया का मतलब यहाँ पर क्या है? अम्ल और सार की अभिक्रिया। यहाँ देखो हम क्या बोल रहे हैं। उपरोक्त उपरोक्त का मतलब ये जो अभिक्रिया हमने करा रखी है किस किस करा रखी है? अपने अम्ल और सार के। तो उपरोक्त अभिक्रिया में अम्ल एवं सार दोनों एक दूसरे के प्रभाव क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। तो जो नष्ट करने का मतलब क्या होगा कि जैसे दोनों एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट करेंगे तो जो नया उत्पाद बनेगा ना तो वो अम्लीय प्रकृति का है ना ही वो सारे प्रकृति का। और जब कोई पदार्थ अम्लीय भी नहीं हो और सारे भी नहीं हो तो कौन से प्रकृति का होता है? वह उदासीन प्रकृति का होता है। इसका मतलब अम्ल और सार की अभिक्रिया में जो नया उत्पाद बन रहा है वो कौन सी प्रकृति का है? उदासीन प्रकृति का है। तो उत्पाद के उदासीन प्रकृति का बनने के कारण ही ये जो पूरी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है इसे क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आगे बात समझ में? उतार लो यहाँ तक। उतार लिया भाई सबने? उतार लो जल्दी, नहीं उतारा होता यार, बहुत स्लो मत में उतार दो तुम लोग। क्या? हाँ, कुछ चीजें मान लो गलत हो जाए उसको मिटा के सही भी किया जाता है ना, उतारने में नुकसान है। कुछ जगह कहा कि माँ भी नहीं लगे, वो होता है कोई भगवान थोड़ी है। मान लो कोई जैसे मैंने अब उतार ले तुम उस टाइम मेरे साथ ही तो मैंने इसको चेंज करा ना फिर यहाँ पर भाई अपन पहले, क्योंकि मैंने सब जगह से लिखा रखा है तुम्हें इसलिए चेंज करवाया। इससे क्या फटाफट कि अमल के भी सार से कराएंगे लवण और जल बनेगा तो मतलब ये अमल ये क्या है? सारे रे क्या बनेगा? लवण रे क्या बनेगा? माना जल। तो तुम कोई अगर बिना पूछे भी बताएगा ना, बिना बिना पढ़े भी कोई बताना चाहे तो ये कौन सा है? ये लवण है, इसे बता देगा, बिना पढ़े बता सकता है इसको। जिसने क्लास में नहीं पढ़ा हो तो पहचान लेगा भाई ये क्या है? हमारा NaCl लवण। क्या यहाँ पर है? लवण पदार्थ, मतलब पदार्थ क्या होती है? प्रकृति। आगे बात में प्रकृति गुण एक प्रकार से। जैसे हमारा रंग होता है ना, रंग नहीं होता हमें कि मान लो काला इंसान तो काला उसका रंग है, वो इंसान नहीं है, गुण है उसका हो। तो अमल भी क्या होता है? पता था गुण है, वो खट्टा होना उसके गुण है ना वो। तो अमल कोई पदार्थ, जैसे मान लो मैं बोलूँ पानी उदासीन प्रकृति है तो पानी उदासीन थोड़ी, पानी तो एक पदार्थ है। पानी क्या है? एक पदार्थ है। पदार्थ क्यों है? पानी क्योंकि स्थान गहरा है, उसका आयतन है, इसलिए पदार्थ उसको छू सकते हैं। तो क्या है? इसलिए वो पदार्थ है। तो ये उदासीन, ये अम्लीय, ये सारे ये पदार्थ नहीं होते। क्या होते? पदार्थ की प्रकृति। क्या होते? पदार्थ की प्रकृति को हमारी भाषा में बोल सकते हैं गुण या विशेषता। क्या बोल सकते हैं? गुण या विशेषता। क्लियर है यहाँ तक? आप पढ़ते अगला
हमारा अगला टॉपिक है इसके बाद लवण। अब लवण ही पढ़ेंगे इसके बाद। अब देखो लवण सीधा सीधा लिख भी सकते हैं अपन कि अम्ल की अभिक्रिया किससे करा दो, सार से, तो क्या बनता है हमारे पास लवण। क्या बनता है, लवण। लवण भी तीन प्रकार के होते हैं फिर। तो यहाँ पर टॉपिक डाल लो, अगला है हमारा लवण। अब लवण किससे करते हैं, अगला हमने पढ़ा ही नहीं यहाँ पर कि जब किसी अम्ल की अभिक्रिया किससे कराई जाती है, सार से। तो अम्ल की सार से अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो पदार्थ हमें प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। कि अम्ल की अभिक्रिया हम सार से कराने पर जो हमें नई चीज प्राप्त हो रही है उसे हम क्या कहते हैं, लवण। क्या कहते हैं हमें, लवण। जब किसी अम्ल की अभिक्रिया हम किससे कराते हैं, सार से, तो अम्ल की सार से रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप हमें लवण प्राप्त होता है। ऐसे भी लिख सकते हैं, या दूसरा क्या कि अम्ल की सार से अभिक्रिया कराने पर उत्पन्न उत्पाद को हम क्या कहते हैं, लवण। क्या कहते हैं, लवण। जैसे मान लो ये हमारा अम्ल, ये हमारा सार, दोनों की अभिक्रिया कराए हमने, जो नई चीज बनेगी वो हमारा क्या है, लवण। तो अम्ल की सार से रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो नया उत्पाद बन रहा है, इन दोनों की अभिक्रिया कराने पर ही बना है नया उत्पाद। देखो रासायनिक अभिक्रिया बोल रहा हूं मैं, मतलब दोनों की अभिक्रिया करने से क्या बनेगा, एक नई चीज बनेगी। क्या बनेगी, एक नई चीज। उस नई चीज को हम क्या कहते हैं, लवण। क्या कहते हैं उसको, लवण। ये लिख लेंगे यहाँ पर। अम्ल की सार से अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप का मतलब है यहाँ पर अभिक्रिया होने से, दोनों की जब रासायनिक अभिक्रिया हुई ना, तो उससे परिणाम, उसका परिणाम क्या निकला, उसका परिणाम है क्या निकला। जैसे मान लो दो व्यक्ति लड़े, लड़ाई होने का उसका परिणाम क्या है, भाई हारा कौन जीता, उसको बोलते हैं परिणाम। ये दो चीजों की, दो पदार्थों की क्या हुई, रासायनिक अभिक्रिया, उसका परिणाम हमें क्या मिला, लवण। क्या मिला वहां पर, लवण। तो देखो अम्ल की सार से अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न उत्पाद को ही क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। कहने का डायरेक्ट मतलब ये कह सकते हैं कि अम्ल की अगर आप सार से अभिक्रिया कराओगे तो जो नई चीज बनेगी उसे क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। जब किसी भी अम्ल की अभिक्रिया आप किसी सार से कराओगे तो जो नया उत्पाद बनेगा उसे क्या कहते हैं, लवण। अब लवण के प्रकार, लवण के प्रकार तीन ही होते हैं बेटा, ये प्रकार। पहला होता है अम्लीय लवण। क्या होता है, अम्लीय लवण। अब अम्लीय लवण किसे कहते हैं बताएंगे। दूसरा होता है हमारा क्षारीय लवण, क्षारीय लवण। तीसरा होता है हमारा उदासीन लवण। क्या होता है, उदासीन लवण। अब अम्लीय लवण कब बनेगा और क्षारीय लवण कब बनेगा, देखो लवण है तो किस किस के अभिक्रिया करानी पड़ेगी, अम्ल और क्षार की। किस किस के अभिक्रिया करानी पड़ेगी, अम्ल और क्षार की। देखो दो ये बोतल है, ये दोनों बोतल है। ये मान लो हमारा अम्ल है, ये क्या है हमारा क्षार है। अभिक्रिया करा रहा हूँ, क्या बन रहा है, लवण। अब जो लवण बन रहा है मैं बोल रहा हूँ अम्लीय प्रकृति। कौन सी प्रकृति का है वह, अम्लीय प्रकृति का है। कौन सी प्रकृति का है वह, अम्लीय प्रकृति का है। ये अम्लीय सार है। तो कब बना होगा, जब अम्ल ज्यादा पावरफुल होगा। जो व्यक्ति ज्यादा पावरफुल, जैसे मान लो ये मोदी जी, ये राहुल गांधी, दोनों के अभी किसके नारे जा लगे, मोदी जी के लगे। प्रधानमंत्री हुए ना ज्यादा पावरफुल अभी, कौन है ज्यादा पावरफुल अभी, मोदी जी, उसके लगेंगे यार नारे, जो ज्यादा पावरफुल होगा। लगेंगे पर इसके नहीं लगेंगे, क्योंकि क्योंकि एक प्रेजेंट है। ये क्या है, प्रेजेंट क्या है, कमजोर। तो देखो एक प्रबल अमल की अभिक्रिया एक दुर्बल सार से कराई जाती है। अब देखो अमल और सार तो ले रहे हैं ना अपन, हम क्या ले रहे हैं, एक तो प्रबल अमल, अरे क्या ले रहे हैं, दुर्बल सार। ये तो प्रबल अमल, एक दुर्बल सार। तो ये अमल एरिया क्या है हमारा, सार है। अमल और सार तो है ना। अमल और सार के रासायनिक अभिक्रिया में क्या बनता है, लवण। क्या बनता है हमारे पास, ये देखो ये अमल और ये सार। मैं बोल रहा हूँ जो हमने अमल लिया है वो कौन सी प्रकृति का है, प्रबल। और जब सार लिया कौन सी प्रकृति का है, दुर्बल। तो ये प्रबल है और दुर्बल है, दोनों की रासायनिक अभिक्रिया क्या बन गया हमारा, लवण। तो लवण में किसके गुण दिखाई देंगे, जो प्रबल होगा उसका दिखाई देगा ना। प्रबल कौन है हमारा, अमल। तो देखो उस अमल को फिर उस लवण को हम क्या बोलेंगे, अम्लीय लवण। अब देखो मान लो सारे लवण बताओ, ये हमारा अमल, ये सार है। अब सार क्या रहेगा यहाँ पर, प्रबल, और अमल क्या रहेगा, दुर्बल। तो लवण बनेगा किसका, कौन सा बनेगा, और सार है। अब उल्टा जाओ, यहाँ प्रबल अमल, यहाँ मैंने क्या लिया, प्रबल सार ले लिया, दोनों ले ले। ये प्रबल अमल है, क्या लेना, प्रबल सार।
अब दोनों दोनों भी क्या बनेगा, लवण। अब बताओ कौन सी प्रकृति का बनेगा, उदासीन। कि प्रबल अम्ल ने प्रबल सार के इसको प्रभाव क्या कर दिया है, नष्ट कर दिया है। आगे बात समझ में। तो यहां तक लिख लो, टॉपिक डालो हमारा पहला अम्ल लवण, इसको लिखाएंगे तो। स्कूल नहीं गया विषय नहीं तो अभी तक, बड़े बार करके जाओगे तुम्हारे। सोमवार का व्रत तो नहीं रहता है तो। एक तो बड़े लड़का मांगता हो तुम। हाँ। देखो क्यों नहीं आए इतने दिनों से, बोल देना सर मैडम आपके लिए दुआएं मांग रहे थे इतने दिनों से। हाँ, बोलते ही मर जाओ तुम उनके words पर। पढ़ने लगवाते हैं, मुझे पता है पढ़ने लगवाने पड़ते हो, टीचरों से लगवाते हैं, कोई नया नहीं लगाए मास्टर वास्टर। नहीं लगाएंगे, कोई ना कोई तो पढ़ाने नहीं लगाएंगे। लगाई थी प्रेजेंट में लगा था, ऑफिस में लगा था, मैं कभी बहुत सारी बात नीचे बैठता था ना, प्रेजेंट लगा था तुम्हारी, सबके लगा दी। हाँ, 75% बननी पड़ती, सबके बेला आया ही नहीं है ये बंदा। बहुत तगड़ी स्कीम करता है कि कोई नहीं आ रहा है ना, बताने दो उसको, फिर बुलाएंगे पेपर के डर से, उसको मांगेंगे पैसे, तो इसलिए करता है वो स्कीम। नहीं अब तुम्हारी प्रेजेंट नहीं लगी, तुम्हारा पेपर में नहीं बैठोगे तुम, भाई तुम्हारा एडिशन रही सही ना। उन ऐसे लोगों का स्कीम करता है फिर वो, फिर पैसे मांगता है वो। उनको पता 10th के बाद हमारे पास पढ़ेंगे नहीं वैसे भी, तो इनके स्कीम पे ऐसे करता है वो स्कीम, मैंने देख लिया उसका पूरा स्कीम। तो रेगुलर जाया करो, अभी जब टाइम मिल जाए तो मैं चल जाएगा। तो जाता होगा तो स्कूल। किसकी होगी ना, क्यों ब्याह कर रहा सो मिनट भगाओ ये, थोड़ी तो शांति बनी रहेगी वहाँ पर। और वो चिपकती नहीं आजकल मैडम गाली वाली, चिपक गई। उसके डायलॉग तो मेरे को 2-4 ढंग से याद है। पटक पटक के, हाँ ठीक। अगले जो बनेगा ना मैडम के बाद उसके नाम ही रहेगा कौशल किशोर। दोनों की बड़े पढ़ती है उनकी, मैडम की उनकी। हाँ। लिख लिया, टॉपिक डालो अम्ले लवण, क्या डालेंगे, अम्ले लवण। अब देखो अम्ले लवण किसे कहेंगे। देखो लवण बन रहा है और अम्लीय बन रहा है, लवण देखो अम्लीय लवण। तो जब भी कोई लवण बनेगा तो अम्ल और क्षार के विक्रय होना आवश्यक है। अब देखो अम्ल के अम्ल और क्षार के विक्रय करा रहे हैं, ये अम्ल और अम्ल ले लिया क्षार, इनसे बनेगा हमारा ये लवण। लवण की प्रकृति कौन से, अम्लीय। इसका मतलब अम्ल क्या रहा होगा, ज़्यादा पावरफुल रहा होगा, अम्ल क्या रहा होगा, ज़्यादा पावरफुल। तो इसका अम्ल कौन सा ले यहाँ पर, प्रबल। असार कौन सा ले यहाँ पर, दुर्बल। तो जब जब किसी प्रबल अम्ल की अभिक्रिया किसी दुर्बल सार से कराई जाती है तो जो लवण बनता है वो कौन सी प्रकृति का बनता है, अम्लीय प्रकृति का बनता है। आगे बात समझ, ऐसे हो गया हमारा अम्ल लवण। ऐसे हमारा क्या जाएगा, सारे लवण। जब किसी प्रबल सार की अभिक्रिया की दुर्बल अम्ल से कराई जाती है तो जो हमारा लवण बनता है कौन सी प्रकृति का बनता है, वो सारे प्रकृति का बनता है। और प्रबलीय अम्ल ले लिया, और प्रबलीय ने क्या ले लिया, सार ले लिया, तो उसे हमारा क्या बन जाएगा फिर, उदासीन लवण। तो ऐसे ये भी तो कह सकते हैं कि दुर्बल अम्ल ले लो, दुर्बल सार ले लो, तब भी क्या बन जाएगा, लवण। कौन सी प्रकृति का, उदासीन। पर नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि एक दुर्बल अम्ल और दुर्बल सार अभिक्रिया नहीं करते हैं, बहुत कम चांस होते कि वो अभिक्रिया करे। आगे बात नहीं करते, बहुत रेयर केस नहीं करता अभिक्रिया, इसे मान लो फिलहाल। तो आगे पढ़ोगे बहुत सारी चीज़ डिपेंड करता, तब बनेगा वो।
ठीक है ना। तो अम्ल लवण किसे कहेंगे बताओ। जब जब प्रबल अम्ल की अभिक्रिया, जब प्रबल अम्ल की अभिक्रिया किससे कराई जाती है? दुर्बल सार से कराई जाती है तो उत्पन्न लवण अम्लीय प्रकृति का होता है। आगे बात समझ में आई नहीं है? बात समझ नहीं, दुर्बल अम्ल अभिक्रिया नहीं करता। मैंने क्या बोला तुम्हें? नहीं करे, दुर्बल अम्ल लेंगे ना वहां पर। अब देखो, मान लो तुमने प्रबल अम्ल ले लिया, अच्छा दुर्बल अम्ल ले लिया, दुर्बल सार ले लिया, अभिक्रिया नहीं करेंगे। दोनों में एक क्या होना चाहिए? प्रबल होना आवश्यक। मैंने वही तो बोला है जो भी कि एक प्रबल अम्ल सॉरी एक दुर्बल अम्ल और एक दुर्बल सार अभिक्रिया नहीं करेंगे। अभी क्या करेंगे? लाल रंग में लाल रंग डाल लीजिए, लाल ही रहेगा वो याद। नहीं फर्क क्या पड़ेगा? जैसे मैं बोल रहा हूँ नींबू का रस है और नींबू का रस डाल दे, अम्लीनो सेम टू सेम वही रहेगा ना। तो ज़्यादा खट्टा हो जाएगा ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो उसका गुण वही रहेगा सेम। लाल रंग की बाल्टी वो लाल रंग इस पर वाइट रंग पोते ही जा तू, भाई बोर्ड है तो वाइट, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, डिफरेंस दिखाई नहीं देगा ना। मतलब वो ऐसा बता रहा हूँ मैं, ऐसा होता नहीं कुछ भी। वो तो रासायनिक अभिक्रिया तो होती है, एक प्रोसेस होता है उसका पूरा। सामान बहुत सारी चीज़ों का फर्क पड़ता है, ताप दाब उत्प्रेरक बहुत सारी चीज़ों का फर्क पड़ता है। तापमान का फर्क पड़ता है, दाब का फर्क पड़ता है, उत्प्रेरक का फर्क पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों का फर्क पड़ता है। तो देखो, जब प्रबल अम्ल की अभिक्रिया किससे कराई जाती है? दुर्बल सार से। यहाँ पर अम्ल की अभिक्रिया किससे करा रहे हैं? सार से। तो लवण तो बने कन्फर्म है। अब जो लवण बन रहा है वो कौन सी प्रकृति का बन रहा है? अम्लीय प्रकृति का बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि जो 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 सार है हमारा, देखो लिख ले यहाँ पर, ये हमारा ले लिया हमने प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल। यहाँ आ गया हमारे पास दुर्बल सार, हमारा क्या बना है? लवण। अब लवण कौन सा बनेगा? अम्लीय लवण। क्यों बने अभी बताऊंगा। यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है? लवण। तो देखो, ये प्रबल अम्ल और दुर्बल सार को जब हम मिलाएंगे तो ये दुर्बल सार इसके प्रभाव को नष्ट नहीं कर पाएगा। है कुछ समझ? ये अम्ल तो क्या करेगा? प्रबल अम्ल तो क्या करेगा? इस सार के प्रभाव को नष्ट कर देगा, पर ये सार इसके प्रभाव को नष्ट नहीं कर पाएगा ना, नहीं कर पाएगा ना। एक अमीर व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, तो अमीर व्यक्ति की पहचान ज़्यादा रहेगी ना वहाँ पर, कहीं जाएंगे तो उससे ज़्यादा लोग बाग मिले जुलेंगे। क्यों? क्योंकि इसने क्या करा? इसकी पहचान क्या कर दिया? खत्म कर दिया है। बोल आगे। ज़्यादा कम से फर्क नहीं। प्रबल अमल प्रबल होता है, दुर्बल अमल दुर्बल ही होता है। ज़्यादा कम से कोई नहीं पड़ा। कहने का मतलब जो ज़्यादा मात्रा में लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मात्रा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। देखो, प्रबल अम्ल के हम किससे करा? दुर्बल सार से। तो जो हमारा लवण बन रहा है वो कौन सा बनेगा? अम्लीय। अब अम्लीय क्यों बना लवण? वो देखो, तुम्हें बोलना वो चाह रहा हूँ क्यों बना। कि जब इन दोनों की अभिक्रिया हुई तो अम्ल ने तो क्या कर दिया? सार का प्रभाव नष्ट कर दिया, पर सार अम्ल के प्रभाव को नष्ट नहीं कर पाया ना। तो कौन सा गुण बच गया दोनों के बीच में? अम्ल वाला। कौन सा गुण बच गया दोनों के बीच में? अम्ल वाला। तो अम्लीय क्या बनेगा? हमारा लवण बनेगा। आगे बात समझो, बताओ इसका उदाहरण लिखेंगे फिर। बस 2 मिनट। जल्दी जल्दी इसको उदाहरण में लिख देंगे।
देखो फटाफट। छाप लिया? नहीं छापा। अब देखो, हम एक लेंगे प्रबल अमल और हम क्या लेंगे एक दुर्बल सार, और उससे क्या बनेगा लवण। क्या बनेगा? लवण। लवण के साथ हमेशा जल ही बनता है, ध्यान रखना। इसका लिखूंगा प्रबल सॉरी अम्ल लवण का उदाहरण देखेंगे। लिख के हमने क्या रखा है, अम्ल लवण क्या बनता है। जैसे हम ले रहे हैं प्रबल, हम क्या ले प्रबल तो हम क्या ले रहे हैं अमल, तो तुम्हारे पास लिखा हो इसको बंद लिखना दोबारा। और हम दुर्बल क्या ले रहे हैं क्षार। तो जो हमारा जो लवण बन रहा है वो कौन सी प्रकृति का बन रहा है? अम्लीय प्रकृति का। क्या बनता है हमारे पास? अम्लीय लवण, ये बनेगा ना। अब देखो प्रबल अम्ल का उदाहरण एसिड ले ले, एसिड हमारा एक प्रबल अम्ल होता है ना। अब दुर्बल सार का उदाहरण बताओ, एक MgCl2 ले लो, MgCl2 या CH का होल्ट कोई सा ले सकते हैं। तो हम ले लें मान लो यहाँ पर MgOH का होल्ट, दुर्बल सार होता है ना एक ही उदाहरण में लिखा रखा है मैंने, ठीक। दोनों के हम क्या रासायनिक अभिक्रिया देखो यहाँ से अलग अलग होगा, अगर तुम मानोगे तो इसको होगा ना अलग, तो क्या जाएगा यहाँ पर देखो H प्लस और Cl माइनस, यहाँ Mg2 प्लस और OH माइनस प्लस के पास जाएगा, प्लस माइनस के पास जाएगा, सेम कलर है ना। ये तो जाएगा इसके पास जल, यहाँ क्या बन जाएगा MgCl2, क्या बन जाएगा MgCl। ये बात समझ में किसको नहीं है बताओ मुझे पहले। ये आगे तो खत्म है, यहाँ नहीं 12वीं क्लास तक का खत्म है तुम्हारा टॉपिक पूरा है। यही नहीं आता कि भाई ये इससे ये कैसे बना, मैं तो लिखा दूंगा डायरेक्ट भी, ये आना चाहिए समझ। मोस्ट चीज़ तो यही है, हुआ कैसे वास्तव में। देखो जब भी अभिक्रिया कराते हैं तो अभिकारकों को आयनों के रूप में लिया जाता है। किसके रूप में लिया जाता है? आयनों के रूप में। अगर हम किसी भी तत्व के ऊपर उसकी संयोजकता लिख रहे हैं, उस तत्व को हम क्या बोलते हैं फिर? आयन। क्या बोलते हैं? आयन। जैसे मैं लिख रहा Na+ लिख रहे हैं ना, तो फिर क्या बोलते हैं? सोडियम आयन। क्या बोलते हैं? सोडियम आयन। इसको अभिक्रिया कराएं तो आएगा H+ और यहाँ पर आएगा Cl-, इसे क्या आएगा Mg2 आएगा ना, और OH का क्या होता है? -1। तो देखो प्लस तो माइनस के पास जाएगा, माइनस प्लस के पास जाएगा, ये तो आ गया भाई इसके पास, और ये आ गया इसके पास। MgCl2 बनेगा, इसका 1 होता है, इसका 2 होता है ना, क्या बन जाएगा MgCl2, जो MgCl2, ठीक है। और हमारा क्या बन जाएगा? H2। क्या बन जाएगा? H2। तो ये MgCl2 है, ये क्या है हमारा? एक अम्लीय प्रकृति का क्या है? लवण है। क्या एक अम्लीय प्रकृति का लवण है। आगे बात समझ, तो बोलेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बोलेंगे इसको? मैग्नीशियम क्लोराइड। हाँ? इसको डाइहाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम डाइहाइड्रोक्साइड बोल सकते हैं इसे भी। हम पढ़ेंगे ना IUPAC नामकरण, हाँ सब आ जाएगा, टेंशन मत ले तो। इस तुम्हारे 10th क्लास में ही हो पढ़ लिया अपने। कौन सा हम पढ़ रहे हैं? लवण। लवण पढ़ रहे हैं तो देखो, जब किसी अमल की अभिक्रिया किसी सार से कराई जाती है तो उत्परिणाम अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो उत्पाद बनता है उसे हम क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। जब भी एक अमल की अभिक्रिया अब एक सार से कराओगे तो रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो नया उत्पाद बनेगा उसे क्या कहते हैं अपन? लवण कहते हैं। लवण 3 प्रकार लिखा है अपन ने। पहला क्या लिखा है? अम्ल लवण, दूसरा सारे लवण, तीसरा हमने क्या पढ़ाया? उदासीन लवण। उसमें से हमने अम्ल लवण पढ़ लिया। अम्ल लवण किसे कहते हैं? जब एक प्रबल अम्ल की अभिक्रिया एक दुर्बल सार से कराओगे तो जो लवण बन रहा है वो कौन सी प्रकृति का होगा? अम्लीय लवण। सेम ऐसे अब हम कहेंगे सारे लवण, जब एक प्रबल सार की अभिक्रिया एक दुर्बल अम्ल से कराओगे तो बनने वाला लवण कैसा होगा? सारे लवण होगा। उदासीन क्या हो जाएगा फिर? जब एक प्रबल सार की अभिक्रिया एक प्रबल अम्ल से कराओगे, दोनों एक दूसरे के प्रभाव क्या कर देंगे? नष्ट कर देंगे, तो कौन सा बनेगा? उदासीन लवण बनेगा। यही है ना। तो अभी डाल लो, हमारा अगला क्या है? प्रबल लवण सॉरी सारे लवण। दूसरा यही ना सारे लवण, सारे लवण। अब देखो लवण तो बनेगा, तो लवण बनने की एक ही कंडीशन है, अम्ल और सार की क्या होनी चाहिए? अभिक्रिया। अम्ल और सार क्या होनी चाहिए? अभिक्रिया। अब अम्ल और सार की जब हम अभिक्रिया कराएंगे, अगर अम्ल प्रबल है और सार दुर्बल है, अम्ल क्या है? प्रबल है और सार क्या है? दुर्बल है, तो अम्ल लवण बनेगा। सेम उल्टा हो जाए, सार प्रबल है और अम्ल क्या है? दुर्बल है, तो कौन सा लवण बनेगा? सारे लवण बनेगा। और दोनों ही प्रबल है तो क्या बनेगा? उदासीन लवण बनेगा। तो देखो जब प्रबल सार की अभिक्रिया
दुर्बल अमल से कराई जाती हैं तो उत्पन्न लवण या बनने वाला लवण, एक ही बात है ना। उत्पन्न लवण क्षारीय प्रकृति का होता है, प्रकृति का होता है। या उत्पन्न उत्पाद क्या होता है, सारे प्रकृति का होता है। उत्पन्न लवण कौन सी प्रकृति होता है, सारे प्रकृति का होता है। कहने का सीधा सीधा मतलब क्या है, जब प्रबल अम्ल की भी क्रिया आप किससे करा रहे हो, दुर्बल सार से। अम्ल और लवण बना रहे तो अम्ल और सार तो लेना ही पड़ेगा, अम्ल और सार तो लेना ही पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ देखो सार के भी क्रिया हम किससे करा रहे हैं, यहाँ पर अम्ल से। अब प्रबल है और अम्ल तो क्या है, सार तो क्या है यहाँ पर प्रबल, और अम्ल क्या है यहाँ पर दुर्बल। आगे बात तो ऐसा लवण उसमें ऐसे लिखा रहेगा, वो पहले में ऐसा लवण लिखा रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा सेम। देखो ऐसा प्रबल जब प्रबल सार की अभिक्रिया दुर्बल अम्ल से कराई जाती है तो उत्पन्न लवण, उत्पन्न लवण कौन सी प्रकृति होता है, सारे प्रकृति का होता है। मतलब लवण कौन सा होता है, सारे लवण होता है। आगे बात हम उदाहरण भी करा लेंगे, तो यहाँ देख लो एक बार डेमो वाली अभिक्रिया। प्रबल सार क्षार हम अभिक्रिया किसे कराएंगे, सॉरी प्रबल सार प्लस थोड़ी आएगा यहाँ पर, प्रबल क्षार अभिक्रिया किसे करा रहे हैं अपन, दुर्बल अम्ल से। किसे करा रहे हैं, दुर्बल अम्ल से। क्या बनेगा, क्षारीय लवण। लवण तो कंफर्म बनेगा इसे, पर कौन सा बनेगा, क्षारीय लवण। वैसे जल भी बनता है साथ में, ठीक है। उदाहरण ले लो, अब प्रबल सार लेना पड़ेगा कोई ना कोई सा एक, सार कोई सा लेना पड़ेगा ना एक, और दुर्बल क्या लेना पड़ेगा अपने को, अम्ल। प्रबल सार मान लो NaOH ले ले, क्या ले ले, NaOH। प्रबल सार तो वो भी ले लेंगे NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड ले ले प्रबल सार, प्रबल सार होता है नहीं है, लिखा रहेगा ना प्रबल सार में, ठीक है। दुर्बल अम्ल ले लो CH3COOH, एसिटिक अम्ल लिखा रखा है ना, CH3COOH। ये दुर्बल अम्ल का उदाहरण लिखा रखा है अपने, एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अभी क्रिया होगी, अभी क्रिया कैसे होगी देखो, यहाँ होगा Na प्लस और OH माइनस, इधर ये रहा CH3, देखो कैसे होता है, C डबल बॉन्ड, ये H इसमें अलग होता है एक सिंगल, ठीक है। ये प्लस होता है और ये क्या होता है पूरा है माइनस, CH3COO। नहीं दिख रहा है, ऊपर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मिटाने ढंग से देखना इसको। वास्तव में अब इसकी संरचना पढ़ेंगे ना, अभी तो क्या है नहीं, पर फोर्थ चैप्टर में है हमारी संरचना कैसे बनती है इसकी, देखना भाई। मैं NaOH को ऐसे अलग कर दूं, Na ये हो गया हमारा OH, ये होता है हमारा प्लस, और ये हमारा क्या होता है माइनस। इसको डाल दें किसके ऊपर, इसके ऊपर डाल दें तो ये कैसे अलग होता है, CH3C डबल बॉन्ड, और यहाँ होता है सिंगल बॉन्ड H। अब बॉन्ड के सह संयोजक बंध बताया फोर्थ चैप्टर में कभी, देखो यहाँ अब देखो ये किसके पास क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा ना इसके पास तो, अरे पूरा किसका होता है माइनस का, ठीक है। तो प्लस तो जाएगा माइनस के बाद, माइनस कहाँ जाएगा प्लस के पास, विपरीत आवेश एक दूसरे के पास जाते हैं ना। तो देखो ये कहाँ जाएगा इसके पास, और ये कहाँ जाएगा इसके पास। अब ये जुड़ेगा कहाँ, पीछे जुड़ेगा, कहाँ जुड़ेगा ये पीछे, तो क्या CH3COO Na, क्या बनेगा CH3COO Na, इधर क्या बन जाएगा H2, क्या बन जाएगा H2, तो बनेगा क्या इधर CH3COO Na। इसे बोलते हैं सोडियम एसीटेट, क्या बोलते हैं इसको, सोडियम एसीटेट। क्या बोलेंगे इसको, सोडियम एसिड। और दूसरा क्या बनेगा हमारा जल, दूसरा क्या बनेगा हमारा जल। देखो एक H, दो तो H हो गए, क्या हो गया O, दो H और एक O से क्या बनता है हमारा H2O, क्या बनता है H2O, तो क्या बन जाएगा जल। आए नहीं आवाज में बताओ। ये जो हमारा लवण है, रुक जाओ, ये हमारा जो लवण है कौन सी प्रकृति का है, सारे प्रकृति का है। अब बोल, हाँ आगे नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये देखो कार्बन, इसके अभी इसको सिंगल अगर बनाएंगे ना, ऐसे बनती बेटा है, ये H यहाँ आएगा C डबल बॉन्ड, सॉरी यहाँ आएगा O, यहाँ आएगा हमारा H, कितना बॉन्ड हो गया, 4 बैलेंस सीन अपने कुछ की, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा O। अरे रुक जा यार, O नहीं, वो बोल रहा मैं, इसको ऐसे जोड़ते हैं बेटा जब लास्ट में, तो ये जो है प्रक्रियात्मक समूह के रूप में। मैं तुम्हें बताऊं, फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे ना अपन, लास्ट जब जोड़ेंगे इसको प्रक्रियात्मक समूह के रूप में जोड़ा जाता है। तो प्रक्रियात्मक समूह को हमेशा लास्ट में लिखा जाता है,
जब इसको फोर्थ चैप्टर में पढ़ेंगे ना अपना स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको बोला संरचना सूत्र बनाएंगे। जब इसका क्या बनाएंगे, संरचना सूत्र। तो संरचना सूत्र बनाएंगे ना, तो ये तो सबके कार्बन श्रृंखला है, ये कार्बन श्रृंखला के बाहर है। तो कार्बन श्रृंखला के जो बाहर होता है उसको बोलते हैं प्रक्रियात्मक समूह। तो उसको लास्ट में जोड़ा जाता है। फिर अभी बताऊंगा बोर्ड पे, इधर ऊपर बता दूंगा, इसके बाद यहाँ बता दूंगा इसको मिटा के मैं कैसे जोड़ते हैं। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ये क्या, इससे होगी यहाँ तक तो आएंगे तुम्हारे बात समझ में, क्या बनेगा, CH3COO इसे क्या बोलते हैं, सोडियम एसिडेट। क्या बोलते हैं, सोडियम एसिडेट। नाम भी चाहो तो लिख लो यहाँ पर, थोड़ी बड़ा लिख देना थोड़ा सा। ये कैसे लिखा भी बता दूंगा इसका कारण में तुम्हें, ठीक है ना। तो यहाँ आएगा नहीं, अब मैं छोटा, मेरे को लिखना नहीं आता, सॉरी। एसिटेट, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम। ये लवण है, ये क्या है, लवण। कौन सी प्रकृति का लवण है, सारे प्रकृति का लवण है। आगे बात हम क्या करा रहे हैं, परवल सार के अभिक्रम किससे करा रहे हैं, दुर्बल अम्ल से। बनेगा क्या, लवण, और क्या बनेगा, जल। और जो लवण बनेगा कौन सी प्रकृति का बनेगा, वो सारे प्रकृति का बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि जो सार हमारा कौन सा है, परवल है। अब यही क्यों बना, ये बात तो आगे नहीं समझ में, ऐसे बनेगा नहीं। अलग अलग को इसको देखो, ऐसे क्या होता है प्लस का, ये पूरा किसका होता है, माइनस का। ठीक है ना। अब ये क्या होगा, हमारा सोडियम प्लस का तो माइनस के पास जाएगा ना, अब माइनस किसके पास जाएगा, प्लस के पास। ये तो आगे ना बात समझ में, उतार लो यहाँ तक। अब पढ़ेंगे अपन उदासीन, हमने पढ़ लिया अम्ल लवण, सारे लवण। अब पढ़ लेते हैं उदासीन लवण। कपिल तुझे कुछ बताना है पहले, इधर देख मेरे भाई। सोडियम एसिटेट की संरचना बनाते हैं एक बार। सूत्र क्या होता है सोडियम एसिटेट का, CH3COO। ऑक्सीजन देखो डबल बॉन्ड का जुड़ता है, बैलेंस से संयोजकता होती है इनकी, उनको दो, ये हमेशा दो इलेक्ट्रॉन, इसके 22 अंक उसमें 6 होते हैं, इसको 2 और चाहिए होते हैं। पता है ना तुम्हें, ये कार्बन जोड़ेंगे। याद होगा यार तुझे कपिल, ऐसा कुछ ना कुछ तो। ठीक है ना। हाँ एक इधर जुड़ गया कार्बन, दोनों जोड़ सकता ना यार, रुक जा, सॉरी। ये जुड़ता है ए से, और जब इसका नामकरण करते हैं, फिर क्या करते हैं, नामकरण। इसकी होती है वास्तविक स्ट्रक्चर संरचना। किसी का भी नाम ऐसे ऐसे नहीं बोला मैं डायरेक्ट सोडियम एसिटेट इसको, मैं इसको इथेनॉल का मतलब, अगर मान लो यहाँ पर ये होता है एच, हम बोलते हैं इसको, देखो यहाँ होता है एच, तुम इसको क्या बोलते हैं, एथेनॉइक अम्ल। तो डायरेक्ट एथेनॉइक अम्ल ऐसे नहीं कि जैसे कपिल पैदा होते कपिल का नाम रख दिया कपिल, ऐसे नहीं रखते हैं नाम आईयूपीएसी नामकरण में। नामकरण की एक पद्धति होती है भाई, 2 कार्बन दिखाई देंगे तो बोलेंगे एथ, फिर COO दिखाई दे बोलेंगे ओइक, फिर बोलेंगे एथेनोइक अम्ल, ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पहले क्या होता है, जब भी किसी कार्बन श्रृंखला में प्रक्रियात्मक कोई अनावश्यक समूह जुड़ा होता है तो पहले उसका नाम लिया जाता है। क्लोरोकार्बन, ब्रोमोकार्बन, याद है कपिल 4th चैप्टर में, वहां तो पहले सोडियम का नाम लिया जाएगा, इसलिए लिखा जाता है इसको पीछे। और नाम लेते हैं उसको, प्रक्रिया समूह को पीछे लिखा जाता है। ऐसा होता है संरचना सूत्र में, पढ़ेंगे 4th चैप्टर में, टेंशन मतलब तुम पूरी दुनिया ही पढ़ोगे। अब ऐसा क्यों जोड़ा, ऐसा इसको बोलते स्ट्रक्चर संरचना सूत्र, 4th चैप्टर में बेटा है। ये पढ़ लेते हैं, हमारा क्या है, उदासीन लवण। 3rd नंबर का है, वही है ना, उदासीन लवण। अब उदासीन कब होगा लवण, ना तो वो अम्ल, उदासीन का मतलब ना तो वो अम्ले ना ही क्या वो क्षार है। दोनों ही व्यक्ति बराबर पावरफुल हो, इधर गांधी चल रहे हो, इधर नरेंद्र मोदी जी मान लो, अब तो बराबर हो सकते हैं ना। भाई मोदी जब तो भगवान, लोग बाग पूजा कर सकते हैं मोदी की थोड़ी दिनों बाद करते हैं। देखो उदासीन लवण, जब एक प्रबल सार की अभिक्रिया एक प्रबल अमल से कराई जाती है तो उत्पन्न लवण कौन सी प्रकृति का होता है, उदासीन प्रकृति का होता है। तो हम उसे क्या कहते हैं, उदासीन लवण कहते हैं। आगे बात समझ। प्रबल, अब तुम बोलो कि ऐसे दुर्बल अमल की दुर्बल सार से करा सकते हैं, तो नहीं हो गया अभिक्रिया। दुर्बल दुर्बल अभिक्रिया नहीं करते, एक दुर्बल हो एक क्या हो, प्रबल हो, एक दुर्बल क्या हो, एक प्रबल हो। ठीक है ना। यहाँ लिख लो यार इसको, तो देखो जब प्रबल अमल की अभिक्रिया क्रिया प्रबल सार से कराई जाती है तो उत्पन्न लवण
उदासीन प्रकृति का होता है। कौन सी प्रकृति का होता है? उदासीन प्रकृति का, मतलब उदासीन लवण। कौन सा उदासीन लवण होता है? वह उदासीन प्रकृति का होता है। एक प्रबल सार ले लिया और हमने क्या ले लिया? प्रबल अमल। दोनों ही बराबर पावरफुल है, दोनों एक दूसरे के पावर क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। तो फिर जो बनेगा, जो लवण तो बनेगा ना। क्यों बनेगा लवण? क्योंकि अमल और सार की क्या हो रही है? अभी क्या हो रही है? जब भी एक अमल की अभिक्रिया एक सार से होती है तो क्या बनता है? लवण तो कंफर्म ही बनेगा। पर अगर अमल प्रबल हो और सार दुर्बल हो तो अम्ल लवण, सार प्रबल हो अमल दुर्बल हो तो सारे लवण, और दोनों ही प्रबल हो तो क्या बनेगा? उदासीन लवण। आगे बात समझ में? ये लिख लो यहाँ पर, प्रबल अमल और प्रबल्य में क्या लेना है? सार। सॉरी यहाँ नहीं लगाएंगे, सार। लवण बनेगा, कौन सा बनेगा? उदासीन लवण। अब कोई सा भी एक प्रबल अम्ल ले लो यहाँ पर, और यहाँ कोई सा क्या लो? प्रबल है सार ले लो। प्रबल अम्ल में हमने क्या पढ़ा है? HCl पढ़ रखा है ना। HCl पढ़ा है, H2SO4 पढ़ा है। HCl लेंगे, जाना पहचाना HCl। इधर NaOH ले लिया, जाना पहचाना है ना NaOH। ये प्रबल अम्ल होता है, अरे क्या होता है हमारा? प्रबल सार। रासायनिक अभिक्रिया होगी दोनों के बीच, कर लो। H+Cl के माइनस के पास जाएगा ना, देखो अलग अलग कर लो इसको। यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर सबको दिख रहा है ना? देखो H+ और क्या हो जाएगा? Cl माइनस। देखना यहाँ पर यस, Na क्या हो जाएगा? प्लस, और OH क्या हो जाएगा? माइनस। प्लस कहाँ जाएगा? माइनस का, माइनस कहाँ जाएगा? प्लस के पास। तो देखो NaCl और क्या बन जाएगा? H2O। आगे बात समझ में? क्या बनेगा? NaCl और H2O। कहने का मतलब हमारा जो NaCl जो नमक होता है, सोडियम क्लोराइड, हम क्या बोलते हैं इसको? नमक। सोडियम क्लोराइड जो होता है हमारा, जो नमक होता है वो उदासीन प्रकृति का होता है। कौन सी प्रकृति का होता है? उदासीन प्रकृति का होता है। NaCl साधारण नमक बोलते हैं इसको, बताऊंगा अभी, ठीक है ना? आगे बात समझ में? तो ये लवण है, कौन सी प्रकृति का है? उदासीन लवण। कौन सा बोलेंगे इसको? उदासीन लवण। और इसको बोलते क्या नाम है इसका? सोडियम क्लोराइड। आगे बात समझ? बताऊंगा अभी। साधारण नमक बोलते हैं इसको, साधारण नमक। तो खान बना देना। अब कुछ परिवार जैसे मान लो क्लोराइड परिवार के लवण लिख लेंगे, सल्फेट परिवार के लवण लिख लेंगे, दो के तो लिखेंगे सही, क्योंकि डायरेक्ट पूछ लेता है उनका नाम कभी कभी। तो क्लोराइड से कौन कौन से लवण बनते हैं वो लिखेंगे, फिर सल्फेट से कौन कौन से लवण वो लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे क्लोराइड परिवार के लवण। एक्स्ट्रा में मान लो एक प्रकार से, तो पर याद रखने लायक है, तुम्हारे काम आया डायरेक्ट। लिखेंगे क्लोराइड परिवार के लवण, क्लोराइड। चलो टुकड़े कुछ प्रमुख परिवारों के लवण डाल लो, कुछ प्रमुख परिवारों के लवण, ये टॉपिक है हमारा। दो तो लिखेंगे इसे, दो या तीन। पहला लिखेंगे क्लोराइड परिवार के लवण। क्लोराइड के साथ कौन कौन से लवण बनते हैं? क्लोराइड परिवार के लवण, के लवण। ठीक है, पहला लिख लेते हैं। मैं लिख दूं सोडियम क्लोराइड। आ रहा है क्लोराइड इसमें? क्या होता है इसका रासायनिक सूत्र? NaCl। ये आएगा ना, सोडियम क्लोराइड। कौन से लवण तो है, कौन से परिवार का है? क्लोराइड परिवार का। ये रासायनिक नाम है, ये क्या इसका रासायनिक सूत्र, इसे बोलते हैं इनको। ठीक है, दूसरा लिख लो, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब बताओ मैग्नीशियम क्लोराइड सूत्र क्या बनेगा, बताओ तुम्हारे हिसाब से, बताओ। MgCl2। Mg। अब देखो Cl के पास एक होता है ना, एक तो कहाँ जाएगा? Mg के पास, और टू कहाँ जाएगा? Cl के पास। MgCl2 बनेगा ना, क्या बनेगा? MgCl2। अब भी नहीं है तुम्हारे पास समझ में?
कैल्शियम क्लोराइड, बताओ क्या बनेगा। बताओ। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है? Cl के पास तो -1 है ना, तो बताओ क्या बनेगा फिर। CaCl2। एक दूसरे पे ट्रांसफर करेंगे ना। अरे नाम से सूत्र बनाना नहीं आता क्या मैं? क्लोराइड का मतलब क्लोरीन, सब क्लोरीन में -1 होती है। हमें पता सोडियम की +1 होती है, इसकी +2 होती है, इसकी +2 होती है। क्या बनेगा? CaCl2। आप देखना एल्यूमिनियम क्लोराइड, बताओ क्या बनेगा। एल्यूमिनियम क्लोराइड, बताओ क्या आएगा इसका रासायनिक सूत्र। वैलेंसी क्या होती है एल्यूमिनियम की? 3। अरे गंवारो, कौन सा नंबर? 13 नंबर पे आता है ना। कौन से नंबर पे आता है? 13 नंबर पे आता है। सोडियम 11 नंबर पे, मैग्नीशियम 12 नंबर पे, और 13 नंबर पे क्या आता है? एल्यूमिनियम। 13 को कैसे लिखते हैं अपन? अगर लिखेंगे तो 2, 8, 3। भाई तुमको उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 3। 4 से हमारा त्याग देगा ना, ये भूल गए। पहली क्लास में ये पढ़ा रखा है, पहली पहली क्लास में यहाँ पर साइंस में। संयोजकता है, तत्वों के नाम, उनकी संयोजकता है, ये लिखा रखा है ना। जुगाड़ बता दें मैं डायरेक्ट निकालने का। जैसे मान लो 14 पे आ रहा है तो क्या लगेगा? 2, 8, 4। 4 ले भी सकता है, त्याग भी सकता है। अगर बाई कोश में 4 से कम आ रहा है तो त्यागेगा। 4 या 4 से अधिक आ रहा है तो देखो, 4 आ रहा है तो ग्रहण भी कर सकता है और त्याग सकता है। पर 4 से अधिक आ रहा है क्या करेगा फिर? ग्रहण करना शुरू कर देगा। भरेंगे पहली के हम 2, दूसरे में 8, इसे भरेंगे ना। और कल्याण तुम्हारा। एल्यूमिनियम बैलेंस कितनी होती है? 3। तो क्या बनेगा? AlCl3। क्या बनेगा? AlCl3, ये बनेगा ना। क्या बनेगा? AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड। और बताओ एक कौन सा लिख लेते हैं। क्या लिखो? पोटेशियम लिख लो यार, पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड, बताओ क्या आएगा। पोटेशियम की देखो परमाणु क्रमांक 19। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 19। पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में कितना आएगा? 7। 19 थोड़ी आएगा। 8 आएगा तीसरे में, फिर कितना बच जाएगा? 1। ये आएगा ना। पहली में 8, दूसरी में 8, तीसरी में 8 बढ़ सकते हैं। मैंने बोला 8 हम कितनी बार ले सकते हैं? तो पहली में 8, दूसरी में 8, तीसरी में भी 8 आ गया। चौथी में कितना आ गया? सीधा हमारे पास 1। 4 से कम में त्याग देगा। 4 से कम में क्या होगा? त्याग देगा। 1 आ रहा है तो 1 त्याग दे, क्या +1। तो क्या बनेगा? KCl। क्या बनेगा? KCl। ना आएगा बात समझ में? ये नाम देखते अगर तुम्हें सूत्र बनाना नहीं आ रहा ना, डूब मरो अब भी। प्रत्येक चीज बता रखी है मैंने। क्या गिनने गुनने से 20 तक तुम्हें नाम याद नहीं? 20 से बड़ा मैंने कोई दिया ही नहीं। जिंक क्लोराइड क्या बनेगा? Zn+2 बता, लिखा रखा है ना। हाँ बताओ। Zn उतार लो, बस ऐसे लिखना है। इसके बाद लिखेंगे सल्फेट परिवार के लवण।